हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज इंडिया सैली। स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर शुरू होगा, एक नया टॉपिक शुरू होगा, वो चैप्टर 3 है, रोजनामचा या जनरल लेखे। ठीक है, तो जो जनरल है, जनरल को ही रोजनामचा बोला जाता है। इस रोजनामचे में हम कुछ टॉपिक बताएंगे आपको। ये टॉपिक है हमारे नंबर 1 स्मरण बही या स्मारक से आशय, नंबर 2 रोजनामचा या जनरल से आशय, नंबर 3 रोजनामचा या जनरल का स्वरूप स्पष्टीकरण, नंबर 4 खाते से आशय एवं परिभाषा, नंबर 5 खातों के प्रकार, नंबर 6 चार्ट द्वारा नियमों का स्पष्टीकरण। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में ये इनको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे और साथ ही ये समझेंगे कि रोजनामचा या जनरल लेखे किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है इनके बारे में जान लेते हैं कि जो रोजनामचा या जनरल होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है स्मरण बही है स्मारक से आशय। तो स्मरण बही ये होता क्या है और स्मारक से आशय क्या है? तो ये दोनों एक ही है, स्मरण बही और स्मारक, या तो स्मरण बही बोल लीजिए, ये स्मारक है। ठीक है, तो ये इन दोनों का मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये होता क्या है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, स्मरण बही या स्मारक पुस्तक से आशय ये होता क्या है? ये दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक होती है। किसकी होती है? दोहरा लेखा प्रणाली की। ये मोटे पन्नों की बनी होती है, यानी कि मोटे मोटे पन्नों की बनी होगी और इसके सिरे पर एक पेंसिल बंधी रहती है जिससे कोई लेन देन होता है। ठीक है, जो भी लेन देन होगा उसी पेंसिल से लिखा जाएगा, उसे तुरंत इसमें याददाश्त के रूप में लेन देन के क्रमानुसार लिख लिया जाता है ताकि भूले ना, इसलिए इसे लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में दे रखा है, उसके बाद में उसे प्रतिदिन शाम को प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में उतार लिया जाता है। यानी कि जो दूसरा लेखा होगा वो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में उतार लेंगे। पहले तो हम एक मोटे पन्ने वाली बुक लेंगे, यानी कि किताब लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक डोरी वाली पेंसिल बंधी होगी जिसमें हमारा कोई लेन देन होगा, उसी लेन देन को हम अपने याददाश्त के रूप में लिखते हैं। ठीक है, क्रमानुसार। उसके बाद में हम शाम में क्या करते हैं, प्रारंभिक लेखे में उतार लेते हैं। ठीक है, इसमें लेखा पुस्तकों के गंदा होने या उनमें अधिक काट छाट होने का भय नहीं रहता। क्या होता है कि जो पहली पुस्तक मान ली कि हमारी खराब हो जाती है, यानी तो हम दूसरी पुस्तक में उस चीज को अच्छे से काट छाट के भय से बचा के रखते हैं। ठीक है, तो इस बही का रखा जाना ही अनिवार्य होता है। व्यापारी केवल सुविधा के लिए इसे रखते हैं जिससे कोई लेन देन का लेखा पुस्तकों में लिखने से न रह जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्मरण बही बोलता है। तो जो स्मरण बही होती है पूरे इसमें क्या होती है, याददाश्त के रूप में होती है। ठीक है, तो स्मरण बही को याद रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कच्चा रोजनामचा, रफ बही या फिर कच्ची बही। ठीक है, तो कच्चा रोजनामचा यानी कि हम दो उसमें निकालते हैं कि जैसे कि हमारी जो बही है लेखा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि 2 बार लिखी जाने वाली प्रणाली। ठीक है, तो या तो कच्चा रोजनामचा होगी, दूसरी जो हमारी रफ बही या फिर कच्ची बही होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मरण बही या स्मारक पुस्तक से आशय। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी। दूसरा क्या दे रखा है, रोजनामचा या जनरल से आशय। तो ये भी देख लीजिए कि रोजनामचा या जनरल से आशय होता क्या है। हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बनकर आएगा, ये हमसे पूछा जाता है कि रोजनामचा या जनरल से आशय क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो ये जानना जरूरी है कि रोजनामचा या जनरल होता क्या है। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा रोजनामचा या जनरल से आशय था। तो ये क्या है, यह प्रारंभिक लेखे की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। इसमें सभी व्यापारिक लेन देनों का स्मरण बही की सहायता से दोनों पक्षों में तिथिवार क्रमानुसार लेखा किया जाता है। यदि स्मरण बही में नहीं रखी जाती तो लेन देन के सीधे इसी पुस्तक में लिखे जाते हैं। जनरल में लेखा करने की क्रिया को प्रविष्टीकरण कहते हैं, यानी कि जो भी आप रोजनामचा में जनरल प्रविष्टि करेंगे उसे प्रविष्टीकरण कहेंगे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जैसे उसने कहा है कि जनरल से आशय, इसका जनरल से आशय है कि इसमें दोनों पक्षों में हम लिखते हैं एक लेन देन के रूप में। ठीक है, अब ये दोनों पक्ष होते कौन कौन से, ये और जान लीजिए। जनरल में लेखा करने से पूर्व प्रत्येक लेन देन से संबंधित 2 खातों या पक्षों का पता लगाया जाता है, जिसमें से एक खाते या पक्ष को ऋणी किया जाता है और दूसरे खाते को क्या करेंगे हम, धनी पक्ष
पक्ष में करेंगे। तो यह ऋणी पक्ष और धनी पक्ष कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है और इन्हीं नियमों को वर्णन आगे किया गया है। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक दे रखा है, ये रोजनामचा जो है ये दो ही लेन देन पर करेंगे, एक तो हम ऋणी पर करेंगे और दूसरा धनी पर करेंगे। इसी के बारे में हम थोड़ा सा और आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके एक छोटा सा स्वरूप है जो मैं आपको बताऊंगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी का ही होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि रोजनामचा जनरल का स्वरूप या स्पष्टीकरण इसी से ही रिलेटेड है। तो जान लीजिए कि रोजनामचा या जनरल का स्वरूप किस तरीके से बनाया जाता है, उसे स्पष्टीकरण भी देख लीजिए किस तरीके से होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, ये है रोजनामचा या जनरल का स्वरूप। ठीक है, इसमें हमारे कॉलम्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो इसी फॉर्मेट पे हम बनाएंगे रोजनामचा। तो रोजनामचा का फॉर्मेट आपने देख ही लिया है। सबसे पहले आता है हमारा तिथि। तिथि यानी कि डेट, इस इंग्लिश में बोलते हैं डेट। विवरण यानी कि पार्टिकुलर। खाता प्रश्न संख्या। लेजर फोलियो ऑफ यानी कि इसे शॉर्ट में एलएफ भी बोलते हैं। ठीक है। धनराशि ऋणी, अमाउंट डेबिट, और धनराशि धनी, अमाउंट क्रेडिट। तो डेबिट को तो हम ऋणी बोलते हैं और क्रेडिट को हम धनी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपने देखी। अब क्वेश्चन में जैसे कि मान लीजिए आपसे कुछ भी पूछ लेता है तिथि में, या तो वो साल के लिए पूछ लेगा, वर्ष के लिए, या फिर माह के लिए, या फिर खाली दिनांक के लिए पूछेगा। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आप वही लिखेंगे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। यदि वर्ष पूछ ले जाए और महीना पूछा जाए तो महीना डाल सकते हैं, और दिनांक पूछा जाए तो दिनांक। तो ये तीनों ही एक साथ भी पूछ सकते हैं, तो तीनों भी डाल देंगे हम तिथि में। ठीक है, विवरण हम बताएंगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे, तब हम विवरण बताएंगे कि विवरण में क्या लिखा जाता है क्या नहीं। एलएफ यानी कि लेजर फोलियो, और एलएफ होता क्या है ये भी आप जान लीजिए। लेजर फोलियो जो होता है, इस खाने में खाता बही में कोई भी उस पृष्ठ की संख्या लिखी जाती है जिस पर वह खाता खोला गया है। तो मान लें कि आपको कोई खाता खोला गया है, तो उस पर एक लेखा किया जाएगा जिसका संक्षेप यानी कि खाता प्रश्न संख्या लिखते हैं कि आपका खाता प्रश्न संख्या कौन सी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद आता है धनराशि ऋणी। जो चीज आप क्या कर रहे हो, ऋणी कर रहे हो, तो वो क्या आएगा हमारा, रुपए में या फिर पैसे में जो भी दे रखा है। अगर रुपए में दे रखा है तो रुपए में डाल दे, पैसे में दे रखा है तो पैसे में, अगर रुपए और पैसे दोनों दे रखा है तो दोनों में डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपको समझ में आ गई। और ठीक ऐसे ही हम किस में करेंगे, धनी में करेंगे। तो ये है हमारा रोजनामचा जनरल का स्वरूप। ठीक है, और स्पष्टीकरण भी यही है। तिथि जो इसके बारे में मैंने बताया था कि तिथि होती क्या है, यानी आपकी डेट होती है। विवरण जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसके बारे में लेखा किया जाता है। ठीक है, कि जिसके खाता खोला जा रहा है, मान लिया कोई आपने कोई चीज खरीदी है तो उसके बारे में आप विवरण कर रहे हो। यहाँ पर खाता प्रश्न संख्या, लेजर फोलियो मैंने अभी बताया है। ठीक है, फिर धनराशि ऋणी और धनराशि धनी, ये चीज हमारा रोजनामचा स्वरूप में या स्पष्टीकरण में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाते से आशय एवं परिभाषा। अब खाते से आशय एवं परिभाषा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन के आएगा कि खातों से क्या से है, या फिर इसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज जानना जरूरी है कि खाते होते किस प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। तो ये क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। खाते से आशय एवं परिभाषा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, खाते से आशय उस विवरण पत्र से होता है जिसमें किसी पक्ष से संबंधित समस्त व्यापारिक लेन देन का संक्षिप्त एवं तिथिवार लेखा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो खाते से आशय आपको समझ में आ गया, यानी कोई भी संबंधित समस्त व्यापारिक लेन देन होगा वो तिथिवार लेखा किया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रोजनामचा में बताया था। इससे पहले जब मैं आपको खाते बनाने सिखाऊंगी तब आपको और ज्यादा बेस्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कार्टर के अनुसार क्या दिया गया है कि खाता बही में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय से संबंध में हुए समस्त व्यवहारों का संक्षिप्त विवरण किया जाता है। अब व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। वस्तु है, कोई भी वस्तु आप जैसे आप खरीद रहे हो। आय व्यय है, आपकी इनकम है, आपके खर्चे हैं। तो ये सारी चीजें हमारी खातों के प्रकार से रिलेटेड हैं। अब खातों के प्रकार भी जान लीजिए। खातों के प्रकार हमारे किस तरीके से होंगे, ऋणी और धनी के रूप में होंगे। ठीक है, खाते के प्रकार है व्यक्तिगत खाते, वार्षिक संपत्ति खाते, अवार्षिक या आय व्यय या नाममात्र के खाते। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्तिगत खाते, वार्षिक खाते या संपत्ति खाते, या फिर ये बोल सकते हैं वार्षिक, आय व्यय या नाममात्र के खाते कितने, इन्हें कहते क्या, इन्हें क्या बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में बताओ, या फिर ये आ सकता है इनका वर्णन कीजिए। तो खाते कितने प्रकार के हो सकते हैं, नाम भी पूछ लेगा, या फिर इनके बारे में सब पूरा पूछेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है। तो स्टूडेंट जान लीजिए कि व्यक्तिगत खाते होते क्या है। वे खाते जो किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था अथवा कंपनी से संबंधित होते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
क्या बोला उसने, फिर दोबारा से देख लीजिए, व्यक्ति विशेष फर्म संस्था अथवा कंपनी से संबंधित होते हैं वो व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। अब व्यक्तिगत खाते कैसे कहलाते हैं ये मैं आपको बता दूं। जो नाम से खाते होते हैं, ये कोई विशेष होता है, कोई फर्म यानी कि कंपनी के नाम से होते हैं या फिर संस्था होती है, उनके नाम से खोले जाने वाले खाते हमारे व्यक्तिगत खाते होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा, राम का पूंजी खाता, किसका, राम का। श्याम का खाता है, किसका, श्याम का। बरेली फर्नीचर डिपो खाता, तो यहाँ पर बरेली फर्नीचर डिपो, तो इन चीजों के नाम होंगे और ये जो नाम से जुड़े हुए होते हैं वो व्यक्तिगत खाते होते हैं। ठीक है। सेकंड में क्या दे रखा है, वास्तविक संपत्ति खाते। अब संपत्ति भी मैं आपको बता दूं क्या होती है। वे खाते जो माल, रोकड़ तथा संपत्ति से संबंधित होते हैं वास्तविक संपत्ति खाते कहलाते हैं। माल से, रोकड़ यानी कि आपका कैश, संपत्ति यानी एसेट, भवन से। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे माल खाता यानी कि आपका परचेज खाता होता है, ये माल गुड होता है। ठीक है, गुड्स। फिर इसके बाद में क्रिया परचेज होता है, विक्रय यानी सेल खाता होता है, रोकड़ खाता यानी कैश अकाउंट। फिर उसके बाद भवन खाता, बिल्डिंग, ठीक है, अकाउंट। तो यहाँ पर मशीन खाता, फर्नीचर खाता, बैंक खाता इत्यादि। तो ये सारी संपत्ति हमारी संपत्ति होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, संपत्ति खाते या फिर वास्तविक खाते। अब अवास्तविक खाते के बारे में वो जान लेते हैं। वास्तविक खाते आयव्यय या नाममात्र के खाते, तो वे खाते जो व्यापार में होने वाले आय तथा लाभ हानि से संबंधित होते हैं अवास्तविक या नाममात्र के खाते कहलाते हैं। ठीक है। अब अवास्तविक या नाममात्र के खाते जो मैंने फिर से बोला है कि जो आय और व्यय ये लाभ या हानि से संबंधित होते हैं, यानी कि जो खर्चे से भी संबंधित, एक तो आपकी इनकम हो रही है, दूसरा आपका खर्चा भी हो रहा है। ठीक है, एक आपको लाभ हो रहा है तो दूसरा उससे हानि भी हो रही है। तो इस चीज के जो हमारे खाते होते हैं वो अवास्तविक और आयव्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे वेतन खाता, ये आपकी इनकम है। ठीक है, मजदूरी खाता, इससे भी आपको इनकम मिल रही है, खर्चा भी हो रहा है। तो यहाँ पर मरम्मत खाता, किराया खाता, बीमा खाता, ब्याज खाता इत्यादि। तो ये चीजें हमारे 3 प्रकार के खाते होते हैं जो आपने जाने कि व्यक्तिगत खाता, वास्तविक या संपत्ति खाता, अवास्तविक या आयव्यय या नाममात्र के खाते होते क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ये इंपोर्टेंट होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इनके बारे में आपने जान ही लिया है कि ये खाते कितने प्रकार के होते हैं और खाते के से क्या आशय है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, चार्ट द्वारा नियमों का स्पष्टीकरण, यहाँ पर दे रखा है। अब चार्ट द्वारा नियमों का स्पष्टीकरण किस तरीके से करना है ये भी देख लीजिए। चार्ट द्वारा नियमों का स्पष्टीकरण, तो व्यक्तिगत खाता, वार्षिक खाता, आयव्यय संबंधी खाता अभी हमने बताया था, लेकिन हमने ये भी बताया था कि ऋणी और धनी दोनों को किस तरीके से यूज करेंगे, ये हमने नहीं बताया था। चलिए ये और जान लीजिए किस तरीके से करना है। तो पाने वाला यानी ऋणी और देने वाला धनी होता है। पाने वाले का नाम, देने वाले के जमा। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आने वाली वस्तु, जो वस्तु आपकी आ रही है वो ऋणी होगी और जो जा रही है वो क्या होगी, धनी होगी। व हानि यानी जितने भी आपके खर्चे होंगे, ठीक है, और जिससे आपको हानियां हो रही है वो आपके ऋणी में आएगी और आय और व लाभ धनी में जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा चार्ट। इस चार्ट के साथ ही मैं आपको कुछ जनरल एंट्रीज भी बता दूं जिससे आपको बेस्ट समझ में आ जाएगा कि इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं, व्यक्तिगत खाते का, वार्षिक खाते का और आयव्यय संबंधी खाते का। तो इनके खातों का यूज करने का तरीका मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, तभी चार्ट के नियमों का रूल आप जान पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि पाने वाले को धनी और देने वाले को धनी पाने वाले को ऋणी और देने वाले को धनी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। स्टूडेंट पहले हमारा दे रखा है राम को माल बेचा, ठीक है, 500 रुपए। अब ये किसमें आ रहा है, व्यक्तिगत खातों से संबंधित नियम। मैंने बोला था जहां भी नाम आ जाए तो वो व्यक्तिगत खाता होता है, यानी व्यक्ति से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। अब पाने वाले व्यक्ति को खाते को ऋणी करते हैं और देने वाले व्यक्ति के खाते को धनी करते हैं, ये आप जाने। ठीक है, पाने वाला, आपको कोई सामान मिल रहा है तो वो हो गया पाने वाला, जिसका नाम है वो हो गया पाने वाला। ठीक है, नाम बोल दे तो नाम वाले को मिल जाएगा और देने वाले खाते को धनी बोलते हैं। चलो, राम को माल बेचा, किसको माल बेचा, राम को बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर पाने वाला कौन है, राम है। समझ में आ गया, राम को माल बेचा, पाने वाला कौन है, राम है, यानी राम को बेचा है तो राम को ही मिलेगा। तो राम क्या हो गया हमारा यहाँ पर, डेबिट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। और जो बेचा है वो बेचने का क्या हो गया सिस्टम यहाँ पर, ये भी देख लीजिए। जो बेचा है आपने उसको हम सेल लिख देंगे 2 की साइड में, ठीक है, वो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। अब सेकंड वाली एंट्री एक बार और जान लेते हैं, ये तो था बेचने वाली, एक बार खरीदने वाली और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट
एग्जाम्पल 2 में भी आप देख रहे होंगे, शाम से माल खरीदा, शाम से खरीदा है, ठीक है, शाम को मिला नहीं है, शाम से खरीदा है। तो शाम क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शाम को मिला नहीं है, शाम को क्या हुआ है, शाम से हमें मिला है, तो शाम से माल खरीदा, ठीक है, माल खरीदा है यानी परचेज हो गया डेबिट, और शाम से यानी वो हो गया हमारा क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट, तो वास्तविक या संपत्ति खातों से संबंधित नियम भी जान लेते हैं। व्यापार में आने वाली वस्तु को ऋणी कहते हैं, यानी कि कोई व्यापार में वस्तु आ रही है उसको ऋणी बोलेंगे, और व्यापार में कोई वस्तु जा रही है तो उसको धनी बोलेंगे। अब फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 जनवरी 2010 को नगद माल 2000 रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो ये चीज हमारी दे रखी है। मैंने जैसे कि बताया था, एक विवरण दिया था, पूरा स्पष्टीकरण, तिथि, विवरण, खाता प्रश्न संख्या, धनराशि ऋणी और धनराशि धनी। ये टेबल, ये फॉर्मेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इस फॉर्मेट के हिसाब से हम बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर तिथि दे रखी है, यानी कि दिनांक दे रखी है आपकी, डेट, तो डेट हमने यहाँ पर डाल दी 2010 जनवरी 1। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पर विवरण दे रखा। विवरण करना कैसे है, जैसे कि नगद माल खरीदा है, नगद खरीदा है ना बच्चों, यहाँ पर जान लो स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर नगद आ रहा है तो नगद में हम केवल कैश या परचेज ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यदि नाम आ रहा है, ठीक है, और नाम के साथ में नगद बोला है, तब भी हम क्या करेंगे, परचेज ही लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने नगद बोल दिया। ठीक है, यदि वो उधार के लिए बोलता तब हम यहाँ पर नाम लिख देते। मान लिया कि राम ने उधार माल खरीदा, तो यहाँ पर राम का नाम आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, नगद माल खरीदा ओनली, तो इस नगद माल खरीदने को ही जान लीजिए। तो नगद माल को क्या बोलते हैं, परचेज, यानी कि क्रिया, खरीदा है ना आपने, तो क्रिया खाता यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट मोस्टली क्या होता है अकाउंट में, इंग्लिश में ज्यादा एंट्री यूज की जाती है, इंग्लिश वर्क ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश में ही बता रहे हैं। ठीक है, हिंदी आप हैंड टू हैंड यहाँ पर साथों साथ देख सकते हैं कि क्रिया खाता और रोकड़ खाता यहाँ पे लिखा हुआ है। रोकड़ खाते को कैश अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद में हम नरेशन बोलते हैं, नरेशन मतलब लिखते हैं। तो यहाँ पर नरेशन क्या होगा, नगद माल खरीदा, तो हम बीइंग लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर फोर लगा सकते हैं, FOR 4। तो बीइंग कैश परचेज इज मेड। ठीक है, जो बना है वो कितना है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर डेबिट में हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है, और क्रेडिट की अमाउंट हम इस साइड लिखेंगे। दोनों अमाउंट आमने सामने नहीं लिखेंगे, एक अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी तो दूसरी अमाउंट उसके जस्ट सामने वाले लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। तो ये था हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट में देख लेते हैं एक दो एंट्री और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 जनवरी 2010 को नगद माल बेचा है। तो माल बेचा है स्टूडेंट 2010 1 जनवरी, यहाँ पर दे रखा है। तो इसको कैसे करना है, अब देखिए, नगद माल बेचा है ना हमने, तो बेचने के बाद में हमें क्या मिला, हमने कोई सामान बेचा, तो बेचने के बाद हमें तो कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या बेचा, माल बेचा, तो टू सेल। इतना आपको समझ में आया। मान लिया कि कोई सामान हम बेचने जा रहे हैं, उस बेचने के बाद में हमें क्या मिलेगा, पैसे ही तो मिलेंगे, यानी रोकड़ ही तो मिलेगा। उस रोकड़ को हम क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं। अब माल क्या करा हमने, बेच दिया, तो बेचने को क्या बोलेंगे, सेल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ पर कितना आ गया, 2500। और धनी में किससे लिखेंगे, बिल्कुल आमने सामने ही लिखेंगे, डिजिट। ठीक है, यानी अमाउंट इनकी आमने सामने लिखेंगे। ये गलती मत करना कि यहाँ पर लिख दें, मान ली यहाँ 25 है तो यहाँ भी 2500 ही लिखेंगे, जी नहीं। पहली अमाउंट हम ऋणी में लिखेंगे और दूसरी अमाउंट हम धनी में लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अवास्तविक या नाममात्र के खाते से संबंधित नियम। अब अवास्तविक या नाममात्र के खाते से संबंधित क्या होता है, व्यय तथा हानि को ऋणी करते हैं। ठीक है, आय तथा लाभ को धनी करते हैं। स्टूडेंट ये भी जान लो कि व्यय तथा हानि जब आती है तो हम ऋणी करेंगे, आय और लाभ होगा तो तब हम धनी करेंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हुआ। स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, 1 जनवरी 2010 को मजदूरी चुकता की, तो मजदूरी दी। स्टूडेंट ये समझ लीजिए, तो मजदूरी दी है तो सिंपल सी बात है, मजदूरी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आपने कोई मेहनत करी है, आपको उससे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो वेजेस है यानी आपकी आय है, आपकी इनकम है एक तरीके से, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे और इनके सामने कितनी अमाउंट बोली है, 150 बोली है, तो 150 हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर डेट दे रखी है तो डेट हम यहाँ इस कॉलम में डालेंगे। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 1 जनवरी 2010 को ब्याज मिला कितने रुपए, 100 रुपए। तो स्टूडेंट ब्याज मिला है, ठीक है,
उस ब्याज मिलने पर आपको क्या मिला है, कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। समझ में आ गया आप सभी को। मान लिया आपको ब्याज मिला, तो ब्याज कैश के रूप में तो मिलेगा या किसी सामान के रूप में मिलेगा, नहीं, कैश के रूप में मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है स्टूडेंट। और नीचे तो आपको पता ही है, नीचे नरेशन बनाई जाती है, ब्याज मिला बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, मिलने को क्या बोलते हैं, रिसीव्ड। तो यहाँ पर 100 और 100 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।